तो आज मैं एक बार आपके सामने फिर से आया हूँ और इंग्लिश पढ़ने वालों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है ट्रांसलेशन। और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि उन्हें टेंस आता है, उन्हें कुछ आते हैं, उन्हें सेंटेंस ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आता है, लेकिन उनके वाक्य गलत हो जाते हैं। तो मुझसे कहा गया कि मैं इस पर थोड़ा सा फोकस करूं, तो मैं आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, हाउ टू ट्रांसलेट इंग्लिश। अब इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि सबसे पहले हमको सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब रखना है, या ऑब्जेक्ट रखना है, सॉरी, या एडजेक्टिव रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है, या कंप्लीमेंट रखना है, या कंप्लीमेंट रखना है। आमतौर पे इंग्लिश की ये सेटिंग है और अक्सर लोग ये नहीं पकड़ पाते कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये सारी चीजें लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मैं इन सारे टॉपिक्स को एक साथ नहीं बता के एक छोटे छोटे क्लिप्स के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसको हिंदी में कर्ता कहा जाता है, हिंदी में कर्ता कहा जाता है। अक्सर मैंने बच्चों से पूछा कि कर्ता क्या होता है, तो बच्चे मेरे को ये जवाब देते हैं कि सर जो काम करे वो कर्ता। ठीक है, काफी हद तक ठीक भी है, लेकिन जब आप ये देखोगे जो काम करे वो करता है, तो कहीं ना कहीं आप गलत भी हो जाओगे। जैसे हमारा एक कहना है, अ सब्जेक्ट इज ही, आ सब्जेक्ट इज ही, अबाउट whom, अबाउट whom समथिंग इज सेड, समथिंग इज सेड, इज सेड। अब यहाँ एक हमने अपना तरीका अपनाया है, हालांकि ये बहुत पॉपुलर तरीका है। हमने ये लिखा कि अ सब्जेक्ट इज ही, अबाउट whom समथिंग इज सेड। इसको मैं हिंदी करना चाहूंगा कि कर्ता, कर्ता शब्द या शब्दों का, शब्दों का वह समूह है, वह समूह है जिसके बारे में, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए। ये अहम है, ध्यान रखें कि हमने ये लिखा कि कर्ता शब्द या शब्दों का वह समूह है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। अब यहाँ बहुत ध्यान देना है, मैंने दो चीज लिखा है। एक तो लिखा है कि शब्द हो सकता है, दूसरी बात लिखा है हमने शब्दों का समूह हो सकता है। यहाँ ध्यान देना है कि कर्ता हमारा एक शब्द भी हो सकता है और शब्दों का समूह भी हो सकता है। शर्त यह है कि बात उसके बारे में हो रही है। यहाँ हमने ये लिखा कि कर्ता शब्द या शब्दों का वह समूह है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे उदाहरण के लिए लेना चाहूंगा मैं, लक्ष्मण एक मर्यादा पुरुष है, मर्यादा पुरुष है। यहाँ हमने एक उदाहरण दिया, हिंदी इसलिए ले रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ में आए, तो उसको मैं इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने ये लिखा कि लक्ष्मण एक मर्यादा पुरुष है। अब यहाँ आपको ये समझना है, हमने बात लक्ष्मण की है, इसलिए हमारा सब्जेक्ट लक्ष्मण है। बहुत आसान है, आप पकड़ ले रहे हैं, मुझे पता है। चलिए मैं वापस आता हूँ। राम का भाई, राम का भाई एक मर्यादा पुरुष है, एक मर्यादा पुरुष। वापस लेते हैं, हमने दूसरे वाक्य में थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की और ये लिखा कि राम का भाई एक मर्यादा पुरुष है। अब यहाँ आपको ये देखना है, मैं राम के भाई की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? राम के भाई की बात कर रहा हूँ। अब देखिए, मैं इसको और बढ़ाना चाहूंगा। आपको ये समझना है कि शब्दों का समूह है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, या शब्द है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। अब हम लिख सकते हैं राम का भाई, राम का भाई भरत बहुत त्यागी था, बहुत त्यागी था। यहाँ मैंने एक वाक्य लिया है कि राम का भाई भरत बहुत त्यागी था। अब मैं अगर बच्चों से पूछूं कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो ज्यादातर बच्चे हमारे ये बताएंगे कि सर भरत। तो अगर ये कहेंगे कि भरत बहुत त्यागी था तो काफी हद तक ठीक है, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं है। ध्यान रखें, हमने भरत की बात की है, लेकिन देयर मे बी सो मेनी भरत इन योर विलेज, बट नैन कैन बी द ब्रदर ऑफ राम। यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि मैंने उस भरत की बात की है जो राम का भाई है।
आप देख रहे हैं हमारा सब्जेक्ट ये होगा। किस भरत की हमने बात की है? जो राम का भाई है। तो आपको ये समझना है कि हमारा सब्जेक्ट राम का भाई भरत पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। अब यहाँ कितने शब्द? 1 2 3 और 4 शब्द बने, यानी ये शब्दों का समूह बन रहा है। फिर से देखिए, हम लिख सकते हैं लड़की कमरे में रोज सोती है। अब यहाँ क्या किया हमने? एक वाक्य बनाया और लिखा कि लड़की कमरे में सोती है। किसके बारे में बात की हमने? लड़की के बारे में। अब ये एक लड़की है, कॉमन सी लड़की है। अब हम ये बताएं कि लंबी सी लड़की कमरे में सोती है, कमरे में सोती है। अब आपका सब्जेक्ट क्या होगा? जाहिर सी बात है, लंबी सी लड़की। क्यों? क्योंकि देयर में बी सो मेनी गर्ल्स इन द क्लास, देयर में बी सो मेनी गर्ल्स इन द क्लास। लेकिन क्या सारी की सारी लड़कियां लंबी होगी? आई एम टॉकिंग अबाउट द गर्ल हु इज वेरी टॉल। मैं उसके बारे में यहाँ बात कर रहा हूँ जो लंबी है। यहाँ ध्यान रखें, तो पूरा सब्जेक्ट हमारा बनेगा लंबी सी लड़की कमरे में सोती है। आगे आप देखना चाहें तो मैं कुछ और वाक्य आपको दिखाऊं ताकि आसानी से समझ में आ जाए सब्जेक्ट के बारे में। जैसे आजकल के लड़के आजकल के लड़के फटी जीन्स खरीदते हैं। अब हमने एक वाक्य लिखा कि आजकल के लड़के फटी जीन्स खरीदते हैं। तो आपसे मैं पूछूं अगर सब्जेक्ट कौन है, तो आप ये बताओगे सर लड़के नहीं, मैं आजकल के लड़कों की बात कर रहा हूँ। ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है। तो हमेशा ये देखें कि किसके बारे में बात किया जा रहा है। तो जनरली एक बच्चा हमारा ये समझता है कि कोई भी मतलब इंसान हो, लड़की लड़का लोग हो, ये सभी सब्जेक्ट हो गए। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी सब्जेक्ट कुछ और भी हो सकता है। जैसे हाँ, पुरानी पुरानी कुर्सी आराम की चीज नहीं है, आराम की चीज नहीं है। अब आप देखिए यहाँ हमारा कर्ता क्या बना? कोई काम नहीं हो रहा, ध्यान रखिए। क्योंकि लोगों के जहन में बात आती है कि अगर जो काम करता है वही करता है। लोगों के जहन में क्या आता है? जो काम करता है वही करता है। यहाँ हमने क्या कहा? पुरानी कुर्सी। किसके बारे में बात किया? इस चीज के बारे में बात किया, पुरानी कुर्सी के बारे में। अब आपको ये ध्यान रखना होगा, ये हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि हमारी बातचीत का जो मुद्दा है, बातचीत का जो मजमून है, वो पुरानी कुर्सी है। तो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पुरानी कुर्सी। या लंबा लड़का चिंटू साइकिल तेज चला रहा था, साइकिल तेज चला रहा था। अब यहाँ हमने क्या किया? चला रहा था। अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट कौन बनेगा? कुछ लोग कह सकते हैं चिंटू या पिंटू, जो भी है, इसको हमने चिंटू लिखा है। तो ये चिंटू हमारा सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि अगर आप सबसे पहले चिंटू को लगा देंगे, चिंटू वाज ड्राइविंग साइकिल वेरी फास्ट, तो लंबा कहाँ जाएगा? तो हमको ये ध्यान देना है कि हमारा सब्जेक्ट है लंबा लड़का चिंटू। ये हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। या हमारी भारतीय सेना हर मोर्चे के लिए तैयार है। आजकल काफी मुद्दा गर्म है। हमारी भारतीय सेना हर मोर्चे के लिए तैयार है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या? हमने किसके बारे में बात किया? अपने भारतीय सेना के बारे में बात किया। देखिए अक्सर होता है कि मतलब पाकिस्तान हम लोगों को तरह तरह की धमकियां देता है, जबकि ये नहीं समझता कि ये भारतीय है। इनके एक एक व्यक्तियों में इतनी ताकत है कि तमाम बम तो वो अकेले झेल लेते हैं। बहरहाल यहाँ हमको ये ध्यान देना है कि हमारी भारतीय सेना के बारे में बात करो। मैं सल्यूट करता हूँ भारतीय सेना को। ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है। तो मेरा ख्याल से एक छोटी क्लिप के जरिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। और अगर आपको अब भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो आता है आपका, वो हेल्पिंग वर्ब आता है। देखिए ध्यान रखिए, यहाँ मैं हेल्पिंग वर्ब तो लगभग सभी लोग जानते हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, हैव, हैज, कैन, क्या क्या होता है मुझे तो खैर इतना याद नहीं है। तो इसको समझाने जैसी कोई चीज नहीं है। इस पर मैं इसको स्किप करता हूँ, सीधा वर्ब पे आता हूँ। इसको मैं क्रिया कहूंगा, हिंदी में इसको क्रिया कहूंगा। आमतौर पे मतलब ये क्रिया क्या है? एक्शन है। क्रिया क्या है? एक्शन है। लेकिन ज्यादातर जो हिंदी मीडियम का बच्चा है वो एक्शन नहीं समझ पाता। एक्शन मतलब उसको समझ में आता है कुछ एक्शन टाइप, जैसे मार धाड़ टाइप, कुछ ना कुछ होना चाहिए। नहीं,
तो मैं ये कहता हूं, क्रिया वह शब्द है, क्रिया वह शब्द है जिसके अंत में, जिसके अंत में ना आता है, ना आता है। अब यहाँ ये ध्यान दीजिए, क्रिया वह शब्द है जिसके अंत में ना आता है। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना, जागना, मरना, जीना। आप बोलो तो ऐसे दिन भर में लिखता रहूं। एक बार की मैं बात बताऊंगा आपको। मैं एक बच्चे को क्रिया पढ़ा रहा था। एक बच्चे को मैं जब क्रिया पढ़ा रहा था तो मैंने उसको बताया कि बेटा क्रिया वो होता है जिसके अंत में ना लगा होता है। तो मैंने उसे 10-20 बता दिया कि उठना, बैठना, खेलना, कूदना, मारना, पीटना, हंसना, रोना, गाना बजाना, उसे 10-20 बता दिया। फिर मैंने उससे पूछा, समझ में आया? बोला हाँ सर समझ में आया। तो मैंने कहा तू भी बता दे 1-2-4। बच्चा बड़ा विचारशील बालक था और उसने कुछ क्षण विचार किया और विचार करने के बाद बोला, आशिका ना, मुझे थोड़ी सी हंसी आई। मैंने कहा और बता। फिर थोड़ा सोचा और बोलता है, दीवारा। तो मैंने कहा हाँ बेटा और बता। फिर थोड़ी देर विचार करता है और विचार करने के बाद बोलता है, सर अनजाना। तो मुझे इतनी हंसी आई कि सब कुछ बता रहा है लेकिन क्रिया नहीं बता रहा है। उस बच्चे का नाम नहीं बताऊंगा, हो सकता है वो मेरा वीडियो देख रहा हो और वो जरूर जान जाएगा कि मेरी ही बात है। बहरहाल हमने ये देखा कि ज्यादातर जो क्रिया है उसमें ना लगा है। अब हमारा बच्चा जानता है कि क्रिया जिसमें ना लगा होता, दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, मारना, पीटना, हंसना, रोना, गाना बजाना, ऐसा जानता है। उसके बाद भी वो कंफ्यूज क्यों होता है? आइए हम आपको बताते हैं। जैसे एक शब्द लेता हूं मैं खाना, एक शब्द लेता हूं मैं खाना। अब आप इसको जरा ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक शब्द है खाना। अब ये खाना जो है हमारा मुख्य शब्द है। अब इसी खाना से कभी कभी हम बना लेते हैं खाते, बनाते हैं। कभी कभी हम क्या बना लेते हैं, खा रहा। कभी कभी हम क्या बना लेते हैं, खा चुका। कभी कभी हम क्या बना लेते हैं, खाया। कभी कभी हम क्या बना, खा ले, खा ले। कभी कभी बना लेते हैं खाऊंगा। कभी कभी खा, कभी कभी खाकर या खाए या खा रहा, खा चुका, कुछ भी आप समझिए। अब यहाँ आपको ये समझना है कि बच्चा हमारा क्या करता है, जो हिंदी मीडियम का है वो ज्यादातर खाते की अंग्रेजी ढूंढता है। नहीं, वो खा रहा की अंग्रेजी ढूंढता है, खा चुका की अंग्रेजी ढूंढता है, खाया की अंग्रेजी ढूंढता है, खाले की अंग्रेजी ढूंढता है, खाऊंगा की ढूंढता है, खा के ढूंढता है। तो ये सारी चीज ढूंढने की जरूरत नहीं। आपको ये समझना है कि ये सारे शब्द खाया, खाते, खा चुके, ये कहाँ से पैदा हुआ? खाना से। तो आपका जो मुख्य शब्द है वो खाना है। आपका जो मुख्य शब्द है वो खाना है। तो आपको मुख्य शब्द पकड़ना है। इसीलिए कभी कुछ लोग क्रिया को मुख्य क्रिया भी कहते हैं। इसीलिए क्रिया को कुछ लोग मुख्य क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि मुख्य शब्द एक ही होता है, उससे बहुत सारा बन जाता है, उससे बहुत सारा बन जाता है। तो आपको ये पकड़ना है कि ये आया कहाँ से। और जब आप क्रिया पकड़ लेंगे तो ज्यादातर आपको आसान होगा। आपको खाने की अंग्रेजी ढूंढने की जरूरत नहीं, सिर्फ खाना, ईट लगाना है, उसके बाद वो खुद ही सेट होता चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको क्रिया समझ में आ गई होगी। इसमें कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कर्म दो तरह के हैं वाक्य में। वाक्य में किसे और क्या, किसे और क्या, और क्या लगाकर प्रश्न करें, लगाकर प्रश्न करें। वाक्य में किसे और क्या लगाकर प्रश्न करें। ध्यान रहे, अगर किसे और क्या लगाकर प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर मिलेगा वो कर्म होगा। जैसे हमने श्याम को, श्याम को 50 रुपया दिया। अब यहां आपको ध्यान देना है कि वाक्य में किसे और क्या लगा के प्रश्न करना है, लेकिन प्रश्न कहाँ करना है ये भी ध्यान रखना। हमेशा ये प्रश्न क्रिया से जोड़ के किया जाएगा। हमेशा ये प्रश्न क्रिया से जोड़ा जाएगा, तब जो उत्तर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे एक प्रश्न मैं करूं, पहला प्रश्न मैं करता हूं, किसे दिया, किसे दिया, तो यहाँ आपका उत्तर क्या होगा, श्याम को। हमने उत्तर तुरंत लिख दिया श्याम। फिर प्रश्न करिए क्या दिया, क्या दिया, तो उत्तर आएगा 50, 50 रुपये। ध्यान रखें किसे और क्या से प्रश्न करना। जैसे राधा, राधा मोहन को
मोहन को अपना पति मानती थी। अब यहाँ ध्यान देना है, सबसे पहले आपको प्रश्न करना है किसे मानती थी, किसे मानती थी। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या मिलेगा, मोहन को, यहाँ मोहन को आ जाएगा, मोहन को। फिर प्रश्न करें आप क्या मानती थी, क्या मानती थी, तो जवाब क्या मिलेगा आपका, अपना पति, अपना पति। तो यहाँ हो जाएगा अपना पति। अब यहाँ एक वाक्य का और हम अध्ययन कर लेंगे ताकि आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाए। फिर से हम एक वाक्य लिखते हैं और उस पर वापस अध्ययन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक बार एक राजा ने अपनी रानी को कारून का खजाना भेंट किया। अब यहाँ आप ध्यान रखें, भेंट करना क्रिया है आपकी, ध्यान रखें कि भेंट करना आपकी क्रिया है। और हमने ये कहा था कि वाक्य की क्रिया में किसे और क्या लगे प्रश्न करना है। तो जैसे पहला प्रश्न करिए, किसे भेंट किया, किसे भेंट किया, तो क्या जवाब मिलेगा आपका, पक्का है। उत्तर देखेंगे तो अपनी रानी, जवाब क्या मिला, अपनी रानी को। अब एक प्रश्न करें, क्या भेंट किया, तो उत्तर क्या मिलेगा आपको, कारून का खजाना। अब यहाँ देखिए दोनों ऑब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको हटाता हूं, उसके बाद आपको मैं समझाता हूं कि हम जब किसे और क्या से प्रश्न करते हैं तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं। जब कभी हम किसे से प्रश्न करेंगे तो सजीव ऑब्जेक्ट मिलेगा, जब हम क्या से प्रश्न करेंगे तो निर्जीव ऑब्जेक्ट मिलेगा, जिसे हम जिंदा कर्म, इसे हम मुर्दा कर्म कह सकते हैं। उर्दू भाषा अगर आप बोलते हैं तो इसे जिंदा कर्म और मुर्दा कर्म कह सकते हैं। बहरहाल सजीव ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट कर्म कहा जाता है, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और निर्जीव ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कभी कभी बच्चा ये नहीं समझता है कि आप दो कर्म है, तो मैं तो यही सलाह दूंगा आपको कि जब कभी आपको ऑब्जेक्ट रखना हो तो सबसे पहले आप सजीव कर्म रखें, उसके बाद निर्जीव कर्म रखें। और अगर आप कभी गलती से निर्जीव कर्म पहले रख देते हैं, सजीव कर्म को बाद में ले जाते हैं, तो आपको एक टू लगाना होगा। जैसे मैंने अपनी माता जी को ताजे फूल दिए। अब यहाँ देखिए इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहले आई, देना मतलब गैप, जिंदा ऑब्जेक्ट पहले ले लेंगे, अपनी माता जी को किसे, माय मदर, उसके बाद क्या दिया, ताजे फूल, फ्रेश फ्लावर। बिल्कुल सही है। अगर आप चाहें तो फ्रेश फ्लावर को पहले ले सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं आई गैप माई मदर फ्रेश फ्लावर। अब आपने क्या किया, जिंदा ऑब्जेक्ट को बाद में लिया, तो टू लगाना पड़ेगा, टू माय मदर। यहाँ एक चीज आपको मैं बता दूं, बड़ी प्राइवेसी है, ये सीक्रेट है, मैं बताना चाहूंगा और मैं रिवील करना चाहता हूँ इसको। कैसे, ये ध्यान रखिए, मैंने लिखा आई गैव फ्रेश फ्लावर टू माय मदर, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। हालांकि इंग्लिश बिल्कुल सही मानती है, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखें कि जो ऑब्जेक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है वो पहले आना चाहिए, जैसे अब आप देखिए, आई गैव फ्रेश फ्लावर टू माय मदर, मैंने अपनी माँ को फ्रेश फ्लावर दिए। आप बताइए, आपकी नजर में फ्रेश फ्लावर ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी माँ? जवाब दीजिएगा, मैं यही चीज करूंगा। धन्यवाद।